हेलो स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट यूनिट सेकंड यूनिट में सबसे पहले है स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस। स्टैटिस्टिकल इस इन्फेरेंस को टू ब्रॉड एरिया में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट, एरिया ऑफ एस्टिमेशन पॉपुलेशन। इसमें क्या आता है? एरिया ऑफ पॉइंट एंड इंटरवल एस्टिमेशन। ये हम फर्स्ट यूनिट में कवर कर चुके हैं। अब सेकंड यूनिट में आएगा इसका टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस का सेकंड ब्रॉड एरिया, टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। सेकंड यूनिट में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस में सिंपल एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस आ जाती है, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, क्रिटिकल रीजन, टू टाइप्स ऑफ एरर, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, पावर ऑफ द सेट, स्टेप्स इन सोल्विंग टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस प्रॉब्लम। ये सारे टॉपिक्स हम इसमें टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस में पढ़ेंगे। अब देखो, टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस में हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस। थ्योरी ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस को हम न्यूमैन पियर्सन थ्योरी भी बोलते हैं, क्योंकि इसके बारे में सबसे पहले न्यूमैन पियर्सन, टू स्टैटिशियन है, एक न्यूमैन है एक पियर्सन है, उन दोनों ने बताया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर न्यूमैन पियर्सन थ्योरी भी बोलते हैं। दूसरा, इसमें सीक्वेंशियल एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, वर्ल्ड सीक्वेंशियल थ्योरी। इस स्टैटिशियन का नाम है वर्ल्ड, उसी के नाम पर यहाँ पर लिखा है वर्ल्ड सीक्वेंशियल थ्योरी या सीक्वेंशियल एनालिसिस। थर्ड है यहाँ पर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। इस स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस में इन तीनों टेस्टिंग हाइपोथेसिस को पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस, सीक्वेंशियल एनालिसिस और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। अब देखो, अब आती है सबसे पहले स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि सिंपल हाइपोथेसिस क्या होती है और कंपोजिट हाइपोथेसिस क्या होती है। जब ये दोनों डिफाइन हो जाएंगे तभी हमें समझ में आएगा स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस क्या होता है। देखो, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस में इज सम स्टेटमेंट अबाउट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स ए पॉपुलेशन। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस के बारे में बता रखा है क्या होती है। ये एक टाइप से स्टेटमेंट होती है जो किसके बारे में बताती है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ऑफ ए पॉपुलेशन। पॉपुलेशन पूरे सेट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में बताती है। विच वी वांट टू वेरीफाई ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द सैंपल। यानी कि जो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो इसमें क्या करते हैं हम? इसमें हम वेरीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि उस सैंपल स्पेस में जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं उन इंफॉर्मेशन को हम बेस बनाकर हम यहाँ पर वेरीफाई करते हैं उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को। वही क्या होती है? स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। यानी कि सैंपल स्पेस में जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको बेस बनाकर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स को वेरीफाई करना, वही स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस होता है। अब देखो, अब आता है सिंपल स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। सिंपल हाइपोथेसिस में क्या होता है? स्पेसिफाइज द पॉपुलेशन कंप्लीटली देन इट इज कॉल्ड। यानी कि जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी सैंपल स्पेस के बारे में, वो अगर कंप्लीटली डिफाइन है, यानी कि जो पॉपुलेशन है, जो कंप्लीट सेट है, वो कंप्लीटली डिफाइन है, हर एक इंफॉर्मेशन उसके अंदर दे रखी है, तो उसको क्या बोलते हैं? सिंपल स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। अदरवाइज, यानी कि अगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, जो हमें चाहिए वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो किस में चेंज हो जाती है? कंपोजिट स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस में। ये देखो, एग्जाम्पल से और भी क्लियर हो जाएगा। ये एक रैंडम सैंपल दे रखा है, यहाँ पर कितने एलिमेंट है इसमें? x1 x2 अप टू xn, यानी xn सैंपल है, मीन्स साइज ऑफ n। फॉर्म ए नॉर्मल पॉपुलेशन विद मीन एंड वेरिएंस। ये नॉर्मल पॉपुलेशन यानी कि एक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, यही तो बताया था ना, इसमें एक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होगा ये पॉपुलेशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर किस टाइप का है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। उसका मीन कितना है? म्यू, और वेरिएंस कितना है? सिग्मा स्क्वायर। देन हाइपोथेसिस H नोट। H नोट मतलब नल हाइपोथेसिस। ये नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम फर्स्ट यूनिट में करवा चुके हैं, एक बार फिर रिपीट कर देंगे यहाँ पर। H नोट क्या है? नल हाइपोथेसिस। तो म्यू इज इक्वल टू म्यू नोट,
यानी कि नल हाइपोथेसिस में मीन उस म्यू नोट के इक्वल हो जाए और सिग्मा स्क्वायर सिग्मा नोट स्क्वायर के इक्वल हो जाए, तो वो क्या हो जाएगी, सिंपल हाइपोथेसिस। और कंपोजिट हाइपोथेसिस में जिसमें ये पॉसिबिलिटी ना हो वहीं पर हो जाएगी। यानी कि कंपोजिट हाइपोथेसिस में क्या क्या होगा, सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है कंपोजिट की, म्यू इज इक्वल टू म्यू नोट, यानी कि अकेली सिर्फ ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, इसके साथ ये नहीं, क्योंकि नल हाइपोथेसिस की इस टाइप की प्रॉपर्टी वो क्या बनती है, सिंपल, जब ये दोनों एक साथ सेटिस्फाई करें। और कंपोजिट में सिर्फ एक है, ये कुछ भी हो सकती है, ग्रेटर लेस नॉट इक्वल कुछ भी हो सकती है। सिमिलरली इसकी सेकंड कंडीशन क्या है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा नोट स्क्वायर होनी चाहिए, यानी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता हमें, ये नोट इक्वल ग्रेटर लेस देन कुछ भी हो सकती है। तो यानी कि कंपोजिट में सिर्फ ये एक प्रॉपर्टी दे रखी हो, दूसरी के बारे में हमें कुछ नहीं पता, या दूसरी प्रॉपर्टी दे रखी हो और फर्स्ट के बारे में कुछ नहीं पता। यानी कि इनको कैसे लिख सकते हैं, जैसे अगर ये इक्वल है तो म्यू क्या क्या हो सकता है, म्यू लेस देन म्यू नोट हो सकता है, म्यू ग्रेटर देन म्यू नोट हो सकता है, यही तो पॉसिबिलिटी है, ये दोनों इक्वल है तो यही तो थी यहाँ पर। यानी कि ये अकेली प्रॉपर्टी दे रखी है, दूसरी नहीं दे रखी, तो दूसरी के बारे में यही प्रॉपर्टी पॉसिबिलिटी है। सिमिलरली अगर ये लेकर चलते हैं, म्यू इज इक्वल टू म्यू नोट लेकर चलते हैं, तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी होगी, सिग्मा स्क्वायर लेस देन या फिर सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर देन। फिर एक लास्ट में क्या बचता है, ये तो यहाँ पर तो क्या थी, दोनों इक्वल हो तो ये, और ये म्यू इज इक्वल टू म्यू नोट हो तो ये, और दोनों एक साथ नोट इक्वल हो तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, म्यू लेस देन म्यू नोट हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर देन सिग्मा नोट स्क्वायर हो जाएगा, या इसका उल्टा भी हो सकता है, म्यू ग्रेटर देन म्यू नोट सिग्मा स्क्वायर लेस देन सिग्मा नोट स्क्वायर। ये सारी किस में आती हैं, कंपोजिट हाइपोथेसिस। सिंपल हाइपोथेसिस में जो मीन एंड वेरिएंस हम लेकर चले हैं वो नल हाइपोथेसिस के मीन एंड वेरिएंस के इक्वल होने चाहिए, तभी वो सिंपल हाइपोथेसिस बनती है। अब देखो कंपोजिट हाइपोथेसिस को हम क्या कह सकते हैं, एक ऐसी हाइपोथेसिस है विच डज नॉट स्पेसिफाई कंप्लीटली आर पैरामीटर्स ऑफ ए पॉपुलेशन। ये कहता है कि मतलब पॉपुलेशन में जितने भी पैरामीटर्स हैं, मान लो ये टोटल सेट था, सेट में आर पैरामीटर्स हैं, मतलब कांस्टेंट है, जो ए बी सी टाइप में कांस्टेंट लेते हैं ना वो, यानी कि आर पैरामीटर है किसी भी इसमें पॉपुलेशन में, और उसको कंप्लीटली स्पेसिफाई ना कर रखा हो, यही तो डेफिनेशन थी ना। सिंपल में क्या था, यानी कि जो भी पैरामीटर्स लेते हैं उस पॉपुलेशन से रिलेटेड जो भी होते हैं वो कंप्लीटली डिफाइन हो, तभी वो सिंपल बनती है। और कंपोजिट में मान लो कि पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में आर पैरामीटर दे रखे हैं और आर पैरामीटर कंप्लीटली डिफाइन ना हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट हाइपोथेसिस। और जो आर पैरामीटर है, आर पैरामीटर उसको हम क्या नाम देंगे, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मतलब टोटल इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स। ये देखो, ए हाइपोथेसिस विच डज नॉट स्पेसिफाई कंप्लीटली आर पैरामीटर्स ऑफ ए पॉपुलेशन इज कंपोजिट, यानी जो आर पैरामीटर्स पॉपुलेशन में जितने भी पैरामीटर्स हैं वो कंप्लीटली डिफाइन ना हो, एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर, यानी कि जो आर पैरामीटर इंडिपेंडेंटली जो कांस्टेंट ले रखे थे ना वो क्या बनेंगे, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बनेंगे। अब हम डिफाइन करेंगे टेस्ट ऑफ ए स्टेटिस्टिकल हाइपोथेसिस। टेस्ट ऑफ स्टेटिस्टिकल हाइपोथेसिस, टेस्ट स्टेटिस्टिकल हाइपोथेसिस के टेस्ट के लिए टू टाइप के एक्शंस होते हैं, एक एक्सेप्टेंस और एक रिजेक्शन, यानी कि हम इसको क्या बोलेंगे, टू एक्शन डिसीजन प्रॉब्लम आफ्टर द एक्सपेरिमेंटल सैंपल। टू एक्शन डिसीजन प्रॉब्लम ही तो हो गया, यानी कि या एक्सेप्टेंस या फिर रिजेक्शन। अब देखो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन से रिलेटेड ही इसका टेस्ट करते हैं, उसी टेस्ट में ही क्या आती हैं, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को क्या बोलेंगे, एच नोट, और अल्टरनेटिव को क्या बोलेंगे, H1। वो इन्हीं टू एक्शंस पर बेस्ड होती है, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन पर। देखो नल हाइपोथेसिस में क्या होता है, जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो एक स्टेटिशियन होता है, स्टेटिस्टियन या फिर ये कह सकते हो कि डिसीजन मेकर, जो डिसाइड करता है एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, शुड नॉट बी मोटिवेटेड बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट और लॉस रिजल्टिंग, यानी कि हम उसको एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के बेस पर उसको हम प्रॉफिट और लॉस के रिजल्ट देकर हम उसको मोटिवेट नहीं कर सकते। वो टोटली मतलब जो ये टेस्टिंग होती है ना, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये टोटली इम्पार्शियल होती है। स्टेटिशियन को हम जैसे कि कोई भी रिजल्ट होता है उसका प्रॉफिट और लॉस बताकर हम उसको मोटिवेट या डिमोटिवेट नहीं कर सकते। हम उसको जो भी ये टेस्टिंग होती है वो टोटली इम्पार्शियल होती है। देखो न्यूट्रल,
वही आ गया ना, टोटली इम्पार्शियल यानी कि न्यूट्रल होती है, एंड नॉन कमिटियल यानी कि किसी भी टाइप का कोई भी कमिटमेंट नहीं कर रखा होता। एटीट्यूड ऑफ द स्टेटिशियन और द डिसीजन मेकर बिफोर द सैंपल ऑब्जर्वेशन आर टेकन इन द कीनोट ऑफ नल हाइपोथेसिस, यानी कि जो सैंपल ऑब्जर्वेशन होती है उससे पहले ही जो स्टेटिशियन और डिसीजन मेकर्स होते हैं वो पहले से ही न्यूट्रल होते हैं, कोई कमिटमेंट नहीं होता है उनका। तो उस टाइप से यानी कि किसी का भी कुछ भी नहीं, जैसे एच नोट क्या हो गया, म्यू इज इक्वल टू म्यू नोट, यानी इस टाइप की क्या होती है वो नल हाइपोथेसिस, यानी कि नो डिफरेंस बिटवीन टू प्रोसेस, कोई भी दो टाइप की प्रोसेस ले लो उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं हो, देखो इक्वल है, यानी कि ये टू टाइप्स की प्रोसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लाइट बल्ब्स लेकर चलते हैं, जो हमारे बल्ब्स होते हैं नॉर्मली घरों में, तो लाइट बल्ब्स लेकर चलते हैं। देखो लाइट बल्ब के बारे में हम क्या बता सकते हैं कि अगर एक तो सम स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंडर, जिसकी एवरेज लाइफ कितनी है, म्यू है, उसकी एवरेज लाइफ तो हमने ले ली म्यू, कोई भी स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंडर। और दूसरा हमने ले लिया कि मतलब कोई दूसरा न्यू प्रोसीजर है मैन्युफैक्चरिंग का, उसका हमने प्रोसेस ले लिया म्यू नोट, दोनों का अलग अलग ले लिया, टू पॉपुलेशन ऑफ बल्ब्स। अब देखो दोज मैन्युफैक्चर्ड बाय स्टैंडर्ड प्रोसेस एंड दोज मैन्युफैक्चर्ड बाय न्यू प्रोसेस, एक तो प्रोसेस स्टैंडर्ड प्रोसेस हो गया, एक न्यू प्रोसेस हो गया। तो यहाँ पर ये जो लाइट बल्ब की प्रॉब्लम है, यहाँ पर हम 3 हाइपोथेसिस सेटअप करते हैं, 3 हाइपोथेसिस, और वो कौन कौन सी, देखो न्यू प्रोसेस इज बेटर देन स्टैंडर्ड प्रोसेस, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि एक तो स्टैंडर्ड प्रोसेस से बल्ब तैयार किया, एक न्यू प्रोसेस से, तो दोनों को जब कंपेयर करेंगे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो न्यू प्रोसेस बेटर होगी स्टैंडर्ड प्रोसेस से, या न्यू प्रोसेस इंफीरियर होगी स्टैंडर्ड प्रोसेस से, और तीसरी प्रोसेस क्या होती है, नो डिफरेंस बिटवीन टू प्रोसेस, यानी कि दोनों की सेम ही है, सेम है दोनों, कोई बेटर इंफीरियर नहीं है, यही तो पॉसिबिलिटी है तीनों की। और जब ये आती है ना ये नो डिफरेंस बिटवीन टू प्रोसेस, वो आता है नल हाइपोथेसिस में, नो डिफरेंस, दोनों इक्वल है, कोई डिफरेंस नहीं है वो, यानी कि यही कहता है जो स्टेटिशियन होते हैं वो न्यूट्रल और नॉन कमिटेड होते हैं नल हाइपोथेसिस में। हो गया क्लियर। अब देखो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, बताया था ना अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को किससे डिनोट करते हैं, H1 से। एवरी स्टेटिस्टिकल हाइपोथेसिस बीइंग टेस्टेड बिकॉज एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस मीनिंगफुल, यानी कि ये क्या कह रहा है कि हर एक स्टेटिस्टिकल हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है। क्यों टेस्ट किया जाता है, क्योंकि एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस इज मीनिंगफुल। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी तभी तो हमें पता चलेगा कि H1 क्या है, यानी कि उसी पर डिपेंड करता है। एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस इज मीनिंगफुल ओनली व्हेन इट बीइंग टेस्टेड अगेंस्ट ए वायरल हाइपोथेसिस विच शुड बी एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड, यानी कि ये यहाँ पर क्या कह रहा है, अगर H नोट रिजेक्ट हो जाए, H नोट मतलब क्या था, H नोट नल हाइपोथेसिस, जैसे टू प्रोसेस थी ना, एक न्यू प्रोसेस एक ओल्ड प्रोसेस, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन न्यू प्रोसेस एंड ओल्ड प्रोसेस, वो थी ना नल हाइपोथेसिस। अगर वो रिजेक्ट हो जाती है, अगर वो रिजेक्ट हो जाती है मतलब कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा है, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा है तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में। वही बताया है इसने ये सारा। देखो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को H1 से डिनोट करेंगे, और म्यू इज इक्वल टू म्यू नोट नहीं है, म्यू इज इक्वल टू म्यू नोट, क्योंकि म्यू इज इक्वल टू म्यू नोट होते ही तो क्या बन गया था, नल हाइपोथेसिस। अब म्यू इज इक्वल टू म्यू नोट नहीं है तो क्या पॉसिबिलिटी है, म्यू ग्रेटर देन म्यू नोट, म्यू लेस देन म्यू नोट, और हम सिर्फ ये लिखते हैं म्यू नोट इक्वल टू म्यू नोट, इसका मतलब लेस भी है और ग्रेटर भी है। यहाँ पर तो म्यू ग्रेटर देन म्यू नोट का मतलब तो क्या हो गया, वन टेल्ड, यानी कि सिर्फ ये ग्रेटर ही है। म्यू लेस देन म्यू नोट का मतलब सिर्फ लेस ही है, वन टेल्ड। लेकिन नोट इक्वल का मतलब है कि म्यू सिर्फ म्यू नोट के इक्वल नहीं है, उसके अलावा इससे ग्रेटर भी है और इससे लेस भी है। तो यानी कि यहाँ पर तो सिर्फ एक ही साइड जा रहा था वो वन टेल्ड, यहाँ पर एक ही साइड जा रहा था वो वन टेल्ड, और यहाँ पर दोनों साइड है, लेफ्ट में भी है और राइट में भी, सिर्फ ये नहीं लेना एक पॉइंट, तो इसको क्या बोलेंगे, टू टेल्ड। वन टेल्ड में क्या होता है, लेफ्ट टेल्ड राइट टेल्ड। हो गया क्लियर।
सबसे पहले तो नल हाइपोथेसिस क्या होती है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है, फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हमारे पास क्या आता है, वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट। वन टेल्ड सिर्फ हमें राइट टेल्ड पता हो या फिर लेफ्ट टेल्ड पता हो, और टू टेल्ड में क्या होता है, सिर्फ एक पॉइंट के इक्वल नहीं होता, वहाँ पर लेफ्ट पॉइंट्स भी आते हैं फिर राइट पॉइंट्स भी आते हैं, तो क्या बनता है, टू टेल टेस्ट। अब देखो इन हाइपोथेसिस के बारे में कुछ रिजल्ट्स दे रखे हैं। इन द फॉर्मुलेशन ऑफ टेस्टिंग प्रॉब्लम द रोल्स ऑफ एच नोट एंड एच वन आर नॉट ऑल सिमेट्रिक। ये कहता है कोई भी प्रॉब्लम को टेस्ट करते हैं, उसको फॉर्मुलेट करते हैं, जो एच नोट और एच वन का जो उसमें रोल होता है वो सिमेट्रिक नहीं होता, क्योंकि जहाँ पर रिजेक्ट होता है वहाँ पर दूसरी एक्सेप्ट होती है, जहाँ पर एक एक्सेप्ट होती है वह दूसरी रिजेक्ट होती है, इसलिए नॉट ऑल सिमेट्रिक। In order to decide which one of two hypotheses is taken, the intrinsic difference between the roles and implications of these two terms should be clearly understood। यानी कि हमें कौन सी हाइपोथेसिस यूज करनी है, उसके लिए सबसे पहले तो इनका जो रोल है उनके बीच में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए, दोनों का रोल, यानी कि एच नोट कहाँ पर यूज होती है, एच वन कहाँ पर यूज होती है, और उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो हमें पता होना चाहिए, तभी हम अप्लाई कर पाएंगे, और उनके अप्लाई करने की जो टर्म्स हैं वो भी क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि कहाँ पर एच नोट यूज करना है और कहाँ पर एच वन यूज करना है। सेकेंड रिमार्क्स क्या दे रखा है, वन शुड ट्राई टू स्ट्रक्चर द प्रॉब्लम सो दैट नल हाइपोथेसिस इज सिंपल रादर देन कंपोजिट। यानी कि जब भी हम प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो हमें हमेशा ये ध्यान में रखकर चलना चाहिए कि नल हाइपोथेसिस सिंपल रहे कंपोजिट की बजाय, यानी कि सिंपल रादर देन कंपोजिट। नल हाइपोथेसिस को हमें हमेशा सिंपल रखना है, कंपोजिट नहीं बनाना है किसी भी प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर तैयार करते टाइम। थर्ड क्या दे रखा है इसका रिमार्क्स, पोटेंशियल लॉसेज ड्यू टू रॉन्ग डिसीजन। यानी कि ये कहता है अगर हम कोई रॉन्ग डिसीजन लेते हैं तो कुछ लॉस हो जाते हैं। द डिसीजन मेकर इज समव्हाट कंजर्वेटिव इन होल्डिंग द नल हाइपोथेसिस एज ट्रू। तो वहाँ पर जहाँ पर रॉन्ग डिसीजन की वजह से लॉस हो जाते हैं तो वहाँ पर डिसीजन मेकर क्या करता है कि समव्हाट कंजर्वेटिव इन होल्डिंग द नल हाइपोथेसिस एज ट्रू, वहाँ पर नल हाइपोथेसिस को ट्रू केस लेकर चलता है, अनलेस देयर इज ए स्ट्रॉन्ग एविडेंस। और कब तक नहीं, अनलेस जब तक नहीं देयर इज ए स्ट्रॉन्ग एविडेंस फ्रॉम सैंपल ऑब्जर्वेशन दैट इट इज ए फॉल्स। यानी कि तब तक इसको ट्रू लेकर चलेगा जब तक हमारे पास से स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं होता कि ये एक फॉल्स स्टेटमेंट थी। ये थे इसके कुछ रिमार्क्स, यानी कि जहाँ पर हम एच नोट एच वन को यूज कर सकते हैं, कैसे यूज करना है, जहाँ पर लॉस होता है वहाँ पर नल हाइपोथेसिस को ट्रू कब मानना है, या फिर नल हाइपोथेसिस को हमेशा सिंपल लेने की ट्राई करनी है कंपोजिट की बजाय। कोई भी हम प्रॉब्लम को स्ट्रक्च करते हैं इस टाइप से हमारे पास है ये इनको हाइपोथेसिस को यूज करने के कुछ रिमार्क्स दे रखे हैं। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस के ब्रॉड एरिया में, फिर हमने स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस में सिंपल और कंपोजिट हाइपोथेसिस पढ़ी हैं, फिर हमने इसके टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस में नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पढ़ी हैं। और नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम फर्स्ट यूनिट में भी पहले भी कर चुके हैं फर्स्ट यूनिट में, और अब ये दोबारा रिपीट हो गई हैं। थैंक यू।